महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून का सत्र जिस हंगामे के साथ शुरू हुआ था, उसका असर दूसरे दिन भी दिखा। 12 विधायकों के साल भर के निलंबन के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन का बीजेपी ने ऐलान कर दिया। साथ ही उसका असर विधानसभा से लेकर सड़कों तक दिखाई दिया। लेकिन सियासी जंग का असली मैदान तो विधानसभा का परिसर ही बना रहा, जहां पार्टी के विधायकों के साथ खुद देवेंद्र फडणवीस ने सदन की सीढ़ियों को नकली विधानसभा का रूप दे दिया और वहीं कार्रवाई शुरू कर दी। विधायकों के साथ पार्टी के तमाम दिग्गज सीढ़ियों पर ही जम गए। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के नेता फडणवीस भी पार्टी के विधायकों को संबोधित करते दिखे। बीजेपी ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर लोकतंत्र का गला घोंटने और चर्चा से बचने का आरोप लगाया। विधानसभा परिसर में ऐसी गहमागहमी और प्रदर्शन ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, ये बीजेपी के नेताओं को भी पता था। कुछ ही देर में विधानसभा की सुरक्षा में तैनात मार्शलों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। ये डरपोक सरकार है, ये सदन के भीतर भी बोलने नहीं देती, सदन के बाहर भी बोलने नहीं देती। ऐसी कौन सी बात हम बोलने जा रहे हैं कि सरकार को डर लग रहा है? विधानसभा की सीढ़ियों से हटाए गए बीजेपी नेता विरोध जताने के लिए मीडिया रूम में जाकर जम गए और सदन के बाहर चलने वाला प्रदर्शन यहाँ शुरू हो गया। हमारे 12 विधायकों को कल सस्पेंड किया और बिल्कुल झूठे आरोप लगाकर, सिरे से झूठे आरोप लगाकर उनको सस्पेंड किया। और आज जब हम शांति के साथ हमारी प्रति विधानसभा चला रहे थे तो वहां पर मार्शलों को भेजकर मीडिया के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मीडिया के कैमरे छीने गए। और इसलिए हमने ये तय किया, हमारी लड़ाई मार्शलों से नहीं है, हम अब मीडिया रूम में यहाँ आकर हमारा ये जो प्रति विधानसभा ये चलाएंगे। इस बीच प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले मीडिया रूम पहुंचे, लेकिन पटोले को देखते ही बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में आरक्षण, मराठा आरक्षण और स्पीकर का चुनाव जल्द कराने सहित किसानों के मुद्दे पर सरकार के पास जवाब नहीं है, इसलिए सरकार कार्रवाई से भाग रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने स्पीकर के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। शिवसेना का आरोप है कि महाराष्ट्र के इतिहास में जैसा कभी नहीं हुआ, इस बार बीजेपी ने विधानसभा में वो सब किया। बीजेपी के विधायक या अपोजिशन के विधायक पहले वेल में घुसे, विधानसभा अध्यक्ष का सामने का माइक तोड़ दिया, फिर अंदर चेंबर में जाकर धक्का बुक्की हो गई, गाली गलौज हुआ। महाराष्ट्र के विधानसभा के ये परंपरा भी नहीं और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। आरोप प्रत्यारोप और सियासी गहमागहमी के इस दौर में हालात और खराब न हो जाएं, इसलिए विधानसभा की सुरक्षा में तैनात लोग विधानसभा के बाहर प्रदर्शन में इस्तेमाल हुए स्पीकर और माइक जैसे सामान जब्त करते दिखे। एक तरफ विधानसभा के अहाते में सियासी पारा चढ़ रहा, तो दूसरी तरफ मुंबई के कांदिवली में निलंबित विधायकों के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नागपुर में भी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध जताते नजर आए। मानसून सत्र के 2 दिन और दोनों दिन ही जबरदस्त हंगामे के गवाह बने। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने स्पीकर भास्कर जाधव की सुरक्षा बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, गृह मंत्री ने पिछली सरकार में फोन टैपिंग मामले के भी जांच के आदेश दे दिए। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में चल रहा सियासी घमासान फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में प्यार में धोखा खाए एक लड़के ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही साथ उसके दोस्त को भी गिरफ्तार किया है, जिसने अपहरण करने में उसकी मदद की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने लड़की के कथित प्रेमी के साथ भी मारपीट की और उसका वीडियो भी बनाकर उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। भूरे रंग के बाल, लाल रंग की टी शर्ट और लाल रंग के ही जूतों में नजर आने वाले जिस शख्स के हाथ में पत्थर है, ये वही समीर खान है जिस पर नाबालिग प्रेमिका के अपहरण का आरोप है। 19 साल का समीर खान अपने दोस्तों की मदद से जिस लड़के को घेर कर उसकी पिटाई कर रहा है, उसे शक है कि उसकी प्रेमिका का इसके साथ अफेयर हो सकता है। इसी शक की वजह से आरोपी ने न केवल उसकी पिटाई की, उसे भद्दी भद्दी गालियां दी, बल्कि उसे जबरन कहीं ले जाने की बात करता दिखा। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लड़के उसे पत्थर से ना मारने की सलाह देते भी दिखे।
बताया जा रहा है कि आरोपी की लड़की से दोस्ती कॉमन फ्रेंड के जरिए से हुई। दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू हुए और उनकी दोस्ती काफी गहरी होती चली गई। दोनों नियमित रूप से टिकटॉक पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते रहे। एफआईआर में बताया गया है कि आरोपी लड़की से शादी करने का वादा किया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आरोपी लड़की को लगा कि लड़की का अफेयर किसी और से हो गया है। फिर तो इसका गुस्सा अपनी प्रेमिका के दोस्त पर तो उतरा है, साथ ही इसने एक बड़ी साजिश भी रच डाली। नफरत की आग में जलने वाला समीर लड़की को सबक सिखाने की ताक में लगा रहा और जैसे ही उसे एक दिन लड़की सड़क पर दिखाई दी, उसने अपने दोस्त शाकिन मोहम्मद सिद्दीकी की मदद से उसे बाइक पर जबरन बिठा लिया। आरोप है कि इसके बाद वो लड़की का अपहरण कर उसे विट्टा भट्टी इलाके में ले गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी समीर ने लड़की के अपहरण का वीडियो भी बनाया और इसके जरिए लड़की के दोस्तों को संदेश देने की कोशिश की। हालांकि समीर खान हर बात में गाली बकता भी सुनाई पड़ा। इस वीडियो में समीर खान खुद को जल्लाद बताता दिखा। वीडियो में आरोपी समीर खान अपने ही अंदाज में इस करतूत की वजह बताता भी दिखा। हालांकि पूरा मामला बीते महीने का है, लेकिन आरोपी समीर खान ने जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, वायरल होते देर न लगी। नागपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी समीर खान और उसके दोस्त को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। घूंघट की आड़ में टीकाकरण पर हंगामा भी हुआ और सम्मान भी। ये हैरान करने वाला मामला राजस्थान के जोधपुर का है। एक सरकारी नर्स ने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए घूंघट में रहकर टीके लगाने शुरू किए। नर्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो गांव के लोग भड़क उठे। कुछ लोगों ने नर्स पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। गांव के कुछ लोगों का कहना था कि वैक्सीन लगाते वक्त घूंघट में रहने से टीका लगाने में गलती की संभावना रहती है, लेकिन दूसरी ओर गांव की पंचायत ने नर्स का समर्थन भी किया और सम्मान भी। राजस्थान के जोधपुर के एक वैक्सीनेशन सेंटर में घाघरा, चुनरी और घूंघट में सरकारी नर्स एक बुजुर्ग को वैक्सीन लगा रही थी। टीका लगाने वाली नर्स शारदा चौधरी है। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के लिए उनकी ड्यूटी लगी थी। इस दौरान वहां कई महिलाएं मौजूद थी जो टीका लगवाने पहुंची। हालांकि यहां वैक्सीन लगाने वाली नर्स स्थानीय महिलाओं की तरह कपड़े पहने हुई थी, यानी वो नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस में नहीं थी, बल्कि अपनी पारंपरिक ड्रेस में ही घूंघट की आड़ से लोगों को वैक्सीन लगा रही थी। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नर्स के इस तरह टीका लगाने के तरीके पर गांव के कुछ लोग सवाल उठाने लगे। लोगों का दावा है कि जिस तरीके से नर्स बुजुर्ग के बेहद करीब जाकर वैक्सीन लगा रही थी, उससे साफ समझ आ रहा था कि घूंघट की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। यही वजह है कि महिलाओं के घूंघट को लेकर रूढ़िवाद वाली बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर छिड़ी इस बहस में कुछ लोगों ने घूंघट को महिलाओं के विकास में रुकावट बताया। यही नहीं, कुछ लोगों ने घूंघट में वैक्सीन लगाने पर भी सवाल उठाए हैं। ये भी आपत्ति जताई गई कि घूंघट में रहने की वजह से महिलाओं को कम दिखाई देता है। ऐसे में वैक्सीन लगाने पर अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। घूंघट वाली नर्स के मेडिकल यूनिफॉर्म में नहीं रहने पर भी टीका टिप्पणी की गई है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ड्यूटी के दौरान नर्स का घूंघट में रहना रूढ़िवादी परंपरा को बढ़ावा देना है, लेकिन गांव की पंचायत ने नर्स का साथ दिया। घूंघट में वैक्सीन लगाने वाली नर्स का पंचायत ने हौसला बढ़ाया। गांव की पंचायत का मानना है कि नर्स के ऐसा करने से गांव की दूसरी लड़कियों और महिलाओं को भी परंपरा के साथ ड्यूटी निभाने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मेरी पंचायत की बहू है, इसलिए वो ड्यूटी के साथ साथ अपनी जो राजस्थान की परंपरा है कि बड़े बुजुर्गों के सामने किस प्रकार से मान मर्यादा रखते हुए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, इसीलिए वो परंपरा का निर्वहन करते हुए घूंघट में हैं और अपनी ड्यूटी को भी पूर्णता के साथ निभा रही हैं। गांव के लोग नर्स के परंपरा के साथ काम करने को तवज्जो देने से खुश दिखे। यही नहीं, गांव की पंचायत ने इसे एक मिसाल बनाने के लिए नर्स का सम्मान करने का फैसला किया। राजस्थान के कई ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का घूंघट में रहना एक जरूरी परंपरा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कहते रहे कि घूंघट के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए काम किया जाए। इस बीच में इस वीडियो ने महिलाओं की आज़ादी पर बहस को एक बार फिर भड़का दिया है। ऐसे में गांव की पंचायत का इस महिला के सम्मान के फैसले ने भी इस बहस को और आगे बढ़ाया है।
पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान एक बार फिर कोरोना काल में कर्ज के बोझ में दब गया है। खबर है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से $4.5 अरब का कर्ज ले रहा है। इसके लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के बीच करार भी हो चुका है। और हैरानी की बात है कि इस कर्ज का इस्तेमाल पाकिस्तान कई सेक्टर्स के बकाया रकम को चुकाने के लिए करेगा। इमरान नियाजी की सरकार वाले पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि उसे कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। खबर है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के बैंक से $4.5 अरब का कर्ज ले रहा है। पाकिस्तान की मुफलिसी का आलम यह हो चुका है कि अगले 3 साल में पाकिस्तान कर्ज की इस रकम को क्रूड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस और इंडस्ट्रियल केमिकल यूरिया की रकम चुकाने के लिए करेगा। यानी कि आर्थिक बदहाली झेल रहा पाकिस्तान एक बार फिर चीन के बाद सऊदी अरब के आगे हाथ फैलाए खड़ा है। खबर है कि कर्ज की इस भारी भरकम रकम के लिए पाकिस्तान का सऊदी अरब की बैंक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से करार हुआ है। इस तरीके से उसे चाइना का लोन भी रिपे करना है, चाइना से और लोन लेना है, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। जो उसके वैसे भी लोन्स और उसके इंटरेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो नियरली अनअफोर्डेबल हो गए हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए कि यस वो लोन ले पाया है। पाकिस्तान का पोर पोर कर्ज में डूबा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर कर्ज का ज्यादातर हिस्सा इमरान सरकार के शासनकाल में लिया गया है। यानी 3 साल के इमरान सरकार के शासनकाल में पाकिस्तान की ये स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान सिर से पांव तक कर्ज में डूब गया है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक पाकिस्तान ने जितना भी कर्ज लिया है उसमें 46% से ज्यादा हिस्सेदारी इमरान नियाजी सरकार की ही है। जिस तरीके से उसकी ऑपोजिशन, उसका इंटेलिजेंसिया इंडिकेट कर रहा है, लोन पे ली हुई जिंदगी आप बहुत दिन नहीं चला पाएंगे। आपका देश आपको इज्जत नहीं करेगा, दूसरे देश आपको इज्जत उतनी नहीं दे पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में पूरे सालाना बजट में कर्ज की हिस्सेदारी 82% है। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हर एक नागरिक पर औसतन 1,76,000 रुपए का कर्ज है। साल 2020 तक पाकिस्तान पर 45 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इस साल मई महीने में ही पाकिस्तान अपने आका चीन से $100 करोड़ का कर्ज ले चुका है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 11 महीनों के दौरान चीन पाकिस्तान को 1200 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दे चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, इस्लामिक विकास बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और दूसरी बैंकों से करीब $300 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले रखा है। इमरान खान के नेतृत्व वाला पाकिस्तान न सिर्फ कर्ज के बोझ में दबा है, बल्कि पानी और बिजली की किल्लत ने भी पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। इसके अलावा इमरान खान खुद कह चुके हैं कि 40% बच्चों को जरूरी पोषण नहीं मिल पा रहा है। इन तस्वीरों से साफ है कि आतंक को पोषने वाला पाकिस्तान की हालत और अभी खराब होने वाली है। संसद के अंदर एक महिला सांसद को थप्पड़, ये शर्मनाक घटना हुई है उत्तरी अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया के संसद के अंदर, जहां पर एक सांसद को, महिला सांसद की बात इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने सदन की कार्रवाई के बीच महिला सांसद को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वहां सदन में बहुत हंगामा हुआ। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही लोग महिला सांसद को थप्पड़ मारने वाले सांसद की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। ये तस्वीर ट्यूनीशिया की संसद के अंदर चल रही कार्यवाही के दौरान की है। एक महिला सांसद अबीर मूसी बहस के दौरान पूरे जोश में दिखी। तभी एक सांसद साहबी समरा अपनी सीट से उठे, आराम से चलकर महिला सांसद के पास पहुंचे। उन्होंने आओ देखा न ताओ और अचानक महिला सांसद अबीर मूसी को थप्पड़ मार दिया। इस पर हंगामा मच गया और दूसरे सांसद महिला सांसद के बचाव में आ गए। लेकिन साहबी समरा यही नहीं रुके, उन्होंने फिर अबीर मूसी पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। बीच बचाव की कोशिश कर रहे एक सांसद को भी इस दौरान साहबी समरा का थप्पड़ खाना पड़ गया। दावा किया गया कि सरकार और कतर फंड फॉर डेवलपमेंट के बीच हुए एक समझौते पर संसद में बहस चल रही थी। इसके विरोध में विपक्षी सांसद अबीर मूसी सरकार पर जमकर बरस रही थी। बताया गया कि इस दौरान वो फेसबुक पर लाइव कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि देखो ट्यूनीशिया के लोग कैसे ये हमारे देश को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। बस इसी बात पर साहबी समरा भड़क गए और नतीजा थप्पड़ कांड बनकर सामने आया। संसद में सामाजिक मुद्दों में बहस हो जाना काफी आम बात है, लेकिन ट्यूनीशिया की संसद में जिस तरीके से
सामाजिक मुद्दों के बीच हिंसा हुई, ये वाकई शर्मनाक है। ऐसे में एक सांसद की हरकत की वजह से न केवल ट्यूनीशिया की बदनामी हुई, साथ ही वहां पर अब महिला हिंसा की बहस भी छिड़ चुकी है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने हिंसा करने वाले सांसद को नहीं, बल्कि पीड़ित सांसद अबीर को ही इसका कसूरवार ठहरा दिया। दावा किया गया कि महिला सांसद अबीर मूसी ने अपने साथ हुई हिंसा की घटना के बाद सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई। इसमें उन्होंने स्वतंत्र सांसद यानी कि निर्दलीय सांसद साहबी समरा पर हिंसक होने, महिलाओं का अपमान करने और छवि खराब करने के आरोप लगाए। ट्यूनीशिया के मानवाधिकार संगठनों समेत सरकार ने भी इस घटना की निंदा की। एक जज और एक्टिविस्ट कलथूम कानो ने सांसद समरा की गिरफ्तारी की मांग कर दी, लेकिन ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का बयान इसके उलट आया। उन्होंने हिंसा को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाने का दावा किया, लेकिन घटना के लिए अबीर को ही गलत ठहरा दिया। मध्य पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका के देशों के बीच 2010 से ही विरोध प्रदर्शन, धरनों का सिलसिला चल रहा है। साथ ही 2010 से अगर ट्यूनीशिया की बात करें तो वहां पर सियासी उथल-पुथल भी देखने को मिल रही है। 2010 से यानी कि महज 10 सालों में 12 सरकारें बन चुकी हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कर्जों के दबाव में भी ट्यूनीशिया डूबा हुआ है, जिसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है। ऐसे में सत्ता पक्ष पर विपक्ष वहां पर हावी है और जोर बना रहा है, और यही कारण है कि संसद के भीतर भी पक्ष के जो सांसद हैं वो विपक्षियों की बात को नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन हिंसा तो किसी भी समस्या का हल नहीं। अंतरिक्ष के लिए अमेरिका और रूस के बीच एक ऐसी जंग छिड़ गई है जिसका फायदा फिल्मों के दीवानों को होने वाला है। असल में अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष में शूटिंग के लिए जंग छिड़ गई है। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज ने अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क के साथ फिल्म बनाने का ऐलान किया था, जिसकी शूटिंग अंतरिक्ष में होगी। रूस ने भी ऐसा ही कुछ ऐलान किया था और रूस ने इसमें बाजी भी मार ली है। रूस ने अमेरिका को पछाड़ते हुए अपनी फिल्म की हीरोइन और डायरेक्टर को अंतरिक्ष भेजने की तारीख का ऐलान कर दिया है। दावा किया गया कि 5 अक्टूबर को रूस की मशहूर एक्टर यूलिया पेरेसिल्द और डायरेक्टर क्लिम शिपेंको फिल्म की शूटिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचने के लिए उड़ान भरेंगे। अमेरिका और नासा निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष में फिल्म बनाने का मौका दे रहा है और टॉम क्रूज को अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग की इजाजत के साथ इस मिशन की शुरुआत भी हो गई थी। लेकिन इसके ठीक 4 महीने बाद रूसी कंपनी चैनल 1 ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के साथ मिलकर फिल्म चैलेंज बनाने का ऐलान कर दिया था। दावा किया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रूस अंतरिक्ष में फिल्म बनाने वाला पहला देश बन जाएगा। इस फिल्म के साथ रूस अपना भी फायदा देख रहा है। इस फिल्म को बनाने की इजाजत देने के बजाय कॉस्मोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों से जुड़े प्रोफेशन को बढ़ावा देना है। रूसी कंपनी चैनल 1 ने फिल्म की हीरोइन की तलाश में भी काफी मशक्कत की थी। इसके लिए विज्ञापन निकाले गए और 3000 कैंडिडेट में से एक्टर यूलिया पेरेसिल्द को चुना गया। रूसी कंपनी ने इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, क्योंकि न ही फिल्म के बजट के बारे में बताया गया और न ही फिल्म के प्लॉट के बारे में। लेकिन रूसी मीडिया में चर्चा है कि उनकी फिल्म की कहानी एक डॉक्टर को अंतरिक्ष में भेजकर किसी अंतरिक्ष यात्री की जान बचाने से जुड़ी है। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज और इलॉन मस्क की फिल्म का बजट $20 मिलियन बताया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो टॉम क्रूज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यात्रा करने वाले पहले अभिनेता बन जाएंगे। लेकिन शायद रूस के फिल्म मेकर्स उनका ये सपना पूरा होने देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उनके फिल्म की हीरोइन यूलिया पेरेसिल्द पहले उड़ान भरेंगी तो ये रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो जाएगा। ऐसे में अब सबकी नजर अमेरिका पर टिकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस होड़ की वजह से हॉलीवुड अपनी फिल्म की तारीखों का ऐलान जल्द कर सकता है, जिसका सबको इंतजार है।